प्रणाम। मेरा नाम RVS मणि है। मैं पूर्व सिविल सर्वेंट रहा हूँ। मेरे सिक्योरिटी में भी मैं 5 साल आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी जिसमें काउंटर टेररिज्म और अन्य चुनौतियों का विरुद्ध अपना कार्यरत रहा हूँ। कुछ मेरे ग्रंथ जो हिंदू आतंकवाद का भ्रम या फिर जो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषाओं में है, फिर डिसेप्शन जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है, और अन्य कई मनी राइट्स वगैरह के कई किताबों के बारे में पढ़ा होगा। और आजकल लेटेस्ट मेरी किताब है दलाल्स, जो अभी बहुत ही पीछे बाहर आई है। इन सब संदर्भों में के बारे में पता होगा। आज का वर्तमान कल का इतिहास है, और जब वर्तमान में कुछ तत्वों के साथ तोड़ मरोड़ लोग सत्ता में रहते हुए करते हैं, तो कल के इतिहास में उसी तरीके से वो आएगा। इसकी कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आंतरिक सुरक्षा एक बहुत ही बड़ी कार्य क्षेत्र है। इसमें कैसे हम क्या करते हैं, अगले साल का भविष्य का इतिहास में उस तरीके से इसका आ जाती है। जैसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, इशरत जहां केस के बारे में आप सबको पता ही है। इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, कई लोगों ने कई चीज़ बताया। हमारे एक दोस्त अभी तो पीछे विनय कुमार सिंह ने 4 अटेम्प्ट्स ऑन मोदी के बारे में कोर्ट वैलिडेशन में कहा गया कि इशरत जहां एक षड्यंत्र थे, और वो षड्यंत्र तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री को मारने का षड्यंत्र था। इसमें उस 2004 में, क्योंकि वो 2004 में जैसे ही मई 13 तारीख को एक परिणाम आए चुनाव के, और जब UPA की सरकार को सरप्राइज तरीके से उनको विजय हासिल हुआ था और उनको पता चला तो हम षड्यंत्र में आ गए, तो देश के विरुद्ध ताकत वगैरह उनके सपोर्ट से तैयार हो गए, और उन्होंने सबसे यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री को असैसिनेट करने का एक पूरा प्लान बनाया है। उसी बेसिस पे उन्होंने रिक्रूट किया, फिदाइन ने रिक्रूट किया, एक लोकल मुस्लिम था उसको रिक्रूट किया, 2 आदमी पाकिस्तान से अंदर भेजे गए जो पहले गुजरात, कलकत्ता, कश्मीर में जो पकड़े गए थे और उनको वापस भेज दिया गया था, वो किसी तरीके से उनको गुजरात बॉर्डर के थ्रू भेजा गया था। अमजद राणा और जीशन जोहर, जावेद मोहम्मद शेख जो अपने पूर्व जो जन्म काल से वो हिंदू था, परंतु वो जब गल्फ़ में जाके नौकरी करने गया था वहाँ रेडिकलाइज हुआ था। तो ये दूसरी बात है वो, और चौथी इशरत जहां थी। इन चारों का टीम जाके उसको असैसिनेट करने के लिए आ रही थी। इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ लोगों का नाम कभी बाहर नहीं आया। जैसे पूरे उन तत्कालीन मीडिया को देखेंगे, जब इशरत जहां का केस 2002 से लेके 2021 में जब न्यायपालिका ने इसको कंक्लूड किया था, बिल्कुल कंक्लूसिवली कहा था कि वो टेररिस्ट थी, जो मैं बार बार कह रहा था 2009 से लेके 2014 तक, जिसके ऊपर मेरे ऊपर निजी तरीके से अटैक भी हुआ था। तत्कालीन कई अटैक्स हुए थे। कुछ लोगों के जो इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ साक्ष्य वगैरह, उनका नाम कभी नहीं आया, और उसके बारे में तत्कालीन मीडिया भी और तत्कालीन राजनेता भी बिल्कुल पूरे दायित्व उनका बनता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग मेनी फैक्ट्स। इशरत जहां जब नासिक से आई थी अहमदाबाद की तरह, तो एक शक्ति गैरेज के सूरत में उनका गाड़ी ख़राब हो गया था। एक शक्ति गैरेज के पता नहीं मदन भाई या मोहन भाई थे, उनके वहाँ गाड़ी ठीक करवाई। 2 घंटे 10 बजे सूरत से चले, और शाम को 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे। उन दिनों सूरत से अहमदाबाद का इतना समय लगता था, समय सीमा के साथ, समय सूची के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो वो जो सूरत में जो शक्ति गैरेज है, उस आदमी का किसी भी मीडिया रिपोर्ट में चर्चा नहीं है। एक और SP थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखा था, परीक्षिता राठौड़ या परीक्षिता गुर्जर थी पहले, उसका रिपोर्ट में बड़ा अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया था। इट वाज अ प्लान टू अटैक द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उसके बारे में
किसी भी मीडिया चैनल में कहीं पे भी नहीं बोला गया। ये दो तत्व ये जानबूझ के नहीं बोला गया था कि भाई ये चीज़ अगर बाहर आ जाती, बिकॉज सिर्फ मैं नहीं बोल रहा था, वो मेरा भी भाई, ये तो बड़ी संयोग की बात है कि कोई इशरत जहां की माँ जो और प्रणव पिल्लई के पिताजी दोनों हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार से वचन पत्र मतलब एफिडेविट मंगाया जाए। तो उसी संदर्भ में मैंने एफिडेविट दिया था। अगर जैसे सोहराबुद्दीन केस में ऐसा कोई संयोग हुआ नहीं, तो आज भी सोहराबुद्दीन केस में कहते रहते हैं राजकुमार पांडियन को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, परंतु वो भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। उस पर भी वो सोहराबुद्दीन और कौसर भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे, वो भी आर्म्स ट्रैफिकिंग करते थे, कैसे तैसे एक मुठभेड़ में मारे गए। तो ये दो कुछ लोगों के नाम, जैसे अमजद राणा, जीशन जोहर, तत्कालीन जितना भी मीडिया में इन दोनों का नाम, ना इनका बैकग्राउंड कभी बाहर आया है। वो तो मेरे एफिडेविट आने के बाद भी नहीं आया। फिर उसके बाद जब अबू जिंदल के केस में जब वो ऑनलाइन ट्रायल देने लगा था डेविड हेडली, तब ये चीज़ बाहर आया। उसके बाद भी मेरे से पहले पूर्व गृह सचिव तत्कालीन जी.के. पिल्लई साहब ने बोला, राजेंद्र कुमार जी जो आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रिटायर हुए थे, उन लोगों का इंटरव्यू आने के बाद उसके बाद ही मेरा आया था। तब तक यही बताया जा रहा था कि इशरत एक बहुत ही इनोसेंट टीनेजर थी जो अपने घर के सपोर्ट करने के लिए किसी दुकान में काम करती थी, शरीफ थी, सब कुछ था। इसमें कहीं पे भी ये बोला नहीं गया कि वो चार लोग, वो बाकी जावेद शेख जो अपना पुराना ओरिजिनल नेम जिसका प्रणेश पिल्लई था, और जो अमजद राणा और जीशन जौहर, इनके बैकग्राउंड के बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं होती। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे मीडिया भी तत्कालीन तरीके से फैक्ट्स को सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स किया है। ये सब बाहर आना चाहिए, आप लोगों को संज्ञान होना चाहिए कि तत्कालीन जिन जिन लोगों ने, एडिटर्स गिल्ड हो या कोई भी, जिस लोगों ने इन सब चीज़ों को दबाया गया है, जैसे पॉलिटिशियन ने, जो कोई एक पॉलिटिशियन को कुछ कह रहा था तो दिग्विजय सिंह जी अपने तरीके से कुछ और खिचड़ी पका रहे थे, तो ऐसे कई कांग्रेस के सभी लोग इस तरीके से बताए जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें से अवगत होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज सिर्फ प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और उस प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल में काफ़ी सकारात्मक काम हो रहा है और कुछ अतुल्य काम हो रहा है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इशरत जहां में जो भी तत्व थे उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो जाता और तत्कालीन मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को वो हिरासत में भेज देते, तो क्या हालत होती देश की, हम लोगों का जो स्थिति क्या होती, इसके बारे में एक तरीके से आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप अपने आप को सोचिए, आप अपने आप को परिकल्पना कीजिए कि क्या भारत का स्थिति होती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।